हेलो गाइस, माय नेम इज़ ईशांक बंसल एंड वेलकम टू स्टॉक पुल। हम बात करेंगे आज विंड एनर्जी के ऊपर। गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन है कि इंडिया के अंदर 500 गीगावाट की कैपेसिटी इन्फ्यूज़ हो जाए बाय द टाइम 2030 तक, जो कि 140 गीगावाट्स आएगा विंड एनर्जी के सोर्स से, 280 गीगावाट आएगा सोलर एनर्जी की तरफ से। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कितने तरह की होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्नेसिंग द विंड विद विंडमिल्स और विंड टर्बाइंस। इसके अंदर दो टाइप्स के वर्टिकल्स लगते हैं। अब विंड पावर कैसे फॉर्म होती है? ये विंड को हार्नेस करने से बनती है, जो कि विंड मिल और विंड टर्बाइन से कनेक्टेड रहता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस जिसे हम वॉट्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस जिसे हम हॉट्स कहते हैं। जनरली हॉट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। वॉट्स में क्या होता है, इसके अंदर जो पोल खड़ा होता है उसके जो ब्लेड्स चलते हैं वो वर्टिकली चलते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हॉट्स होता है हॉरिजॉन्टली एक्सिस विंड टर्बाइंस, जिसमें आपका पोल खड़ा होगा और जो ब्लेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टली घूमेंगे। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी और ऑनशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर एनर्जी होती है जो पानी के अंदर बनाई जाती है, और ऑनशोर होती है जो लैंड पे बनाई जाती है। करेंटली इंडिया के अंदर ऑफशोर बेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें ही जनरेट होती है। तो गाइस, आज हम एक प्रॉक्सी प्लेयर की बात करेंगे विंड एनर्जी के, और हमारी रिसर्च के थ्रू जितना एनालिसिस हमने किया है वो आज आपके सामने लाएंगे आसान भाषा में, जिससे आप लोग समझ सकें कि ये चीज़ हमने क्यों सेलेक्ट करी और ये आगे कितना काम की चीज़ है। अब विंड एनर्जी के अंदर क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जो पावर जनरेट करती हैं, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ग्रीनफील्ड केपेक्स के अंदर दिक्कत आती है, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज़ की दिक्कत है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे फाइल करती है कि कंपनी के पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए। डेट का बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार जब केपेक्स चल रहा होता है, आपके पास रेवेन्यू तब आना शुरू होगा जब प्लांट की कंप्लीशन होगी। तो बहुत सारी कंपनीज डेट ट्रैप पे फंस जाती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे नहीं दे पाती। एक पावर कंपनी को होल्ड करने में बहुत सारे दिक्कतें हैं कि उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आएगी तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा और आपका पैसा डूबेगा। तो हम इस पार्ट के अंदर, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है और इसके अंदर आगे बहुत ग्रोथ है, उस चीज़ को ईजिली आपके सामने रखने के लिए हम एक प्रॉक्सी प्लेयर लेके आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम आपको उस कंपनी के बारे में वो इंपॉर्टेंट थिंग्स बताएंगे जो आपकी इन्वेस्टिंग के लिए ईजी होगी, और किसी भी एक सेक्टर के अंदर किस तरह से हमें कंपनी चूज़ करनी चाहिए, किस पार्ट में हमें जाना चाहिए, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं उसकी मार्केट कैप है 307 करोड़। तो काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 220 रुपीज़, बुक वैल्यू है 25 रुपये की, ROC है 12%, ROE है 1.70, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रोमोटर होल्डिंग 74% है, 59 की स्टॉक की पी है, इंडस्ट्री पी 30 की है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, एनालिसिस करते हुए आपको ये चीज़ें समझ में आए। बाकी हमारे फ्यूचर एनालिसिस में इन सब चीज़ों का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आइए कंपनी से स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी 2011 में फॉर्म हुई थी। 2012 में इनका पहला कमर्शियल प्रोडक्शन प्लांट लगा था। 2013 में इन्होंने विंड एनर्जी के लिए गियर बॉक्सेस, माइनिंग पंप, पार्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। 2015 में ये इंडिया के लार्जेस्ट OEM बन गए थे। इन्होंने सीमेंस के साथ टाई अप करा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट OEM मैन्युफैक्चरर है। 2016 में इन्होंने वेस्टास के साथ टाई अप करा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट OEM है। 2017 में ये 10,000 मिलियन टन L1 प्रोडक्शन पे पहुंच चुके थे। 2018 के अंदर इनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। 2019 के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंसमेंट होकर 30,000 मिलियन टन पर ईयर पहुंच गई थी। 2023 में इन्होंने नया शेड्यूल एनहेंस करा है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, जो कि इनकी कैपेसिटी 45,000 मिलियन टन पर ले जाएगा। ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली विंड टर्बाइंस के अंदर कास्टिंग यूज़ होती है, काफ़ी सारे मटेरियल यूज़ होते हैं, वो ब्लेड्स यूज़ होते हैं जो विंड टर्बाइंस के अंदर लगते हैं। उसके अंदर पीछे मोटर यूज़ होती है, जनरेटर यूज़ होते हैं, बड़ी कास्टिंग्स यूज़ होती है, छोटी कास्टिंग्स यूज़ होती हैं, काफ़ी तरह के पार्ट्स यूज़ होते हैं, लगभग 15 से 20 पार्ट्स। उन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। इन सब पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो 3 तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। एक स्टील यूज़ होती है, एक पिग आयरन यूज़ होता है, एक कास्ट आयरन यूज़ होता है। पिग आयरन जो होता है वो किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। कास्ट आयरन जो होता है, जो पिग आयरन होता है, उसको मेल्ट करके उसके फर्नेसेस से कास्ट आयरन बनता है। और स्टील आप सबको पता ही है, जो कि कास्टिंग्स में यूज़ होती है। हाँ, तो गाइस, हम बात करेंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको सारा पिग आयरन, कास्ट आयरन और स्टील के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे कि ये कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो उसके यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको बताने जा रहा हूँ। 52% जो इसमें यूज़ होता है उसमें पिग आयरन यूज़ होता है, और जो 48% है वो स्टील यूज़ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 43% इसके रॉ मटेरियल यूज़ होता है, 14% इसके अंदर कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, 8.2% इसमें पावर यूज़ होती है, 10.8% इसमें मशीनरी यूज़ होती है,
2.3% इसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, 8% इसमें मैन पावर की कॉस्ट है, 1.1% एडमिन कॉस्ट है, 3.4% डेप्रीसिएशन कॉस्ट है, 4.3% फाइनेंस कॉस्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.9% है। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि मेनली बिजनेस डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मटेरियल कॉस्ट पे। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो स्टील के रेट्स हैं, पिग आयरन के रेट्स हैं, और इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में क्या रिस्क हो सकता है बिजनेस में। अगर वो हम पहले ही डिस्काउंट करके कंपनी के अंदर चलेंगे तो हमारे को बेनिफिट ये रहता है कि जिस भी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता है, हमें उसके रिस्क के बारे में पता है, हमें ये पता है कि क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर उस दिक्कत को हम डिस्काउंट करके चलेंगे, हमेशा एक स्टॉक के अंदर ये पॉजिटिव साइन रहता है, होल्डिंग साइन रहता है, जिसमें आपको घबराहट नहीं होती। आप प्राइस के फ्लक्चुएशन से उस स्टॉक को बेचने की गलती नहीं करते। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये कंपनी चूज़ करने का हमारा कारण क्या है और आगे की प्रोजेक्शंस क्या है। अभी मैंने आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, रॉ मटेरियल के बारे में बताया, कंपनी कैसे फॉर्म हुई, उन्होंने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि कंपनी क्या करती है, इस कारण पे हम क्यों आए और कंपनी का नाम क्या है। तो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस कॉल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके बारे में मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि कैसे रिन्यूएबल सोर्स हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और उसके साथ साथ हमारे पैसे की बचत भी होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे सोलर के अंदर 2.7 रुपीस पर किलोवाट का खर्चा आता है और मैक्सिमम जाता है 3.2 किलोवाट तक। विंड एनर्जी के अंदर 2.8 रुपीस किलोवाट का खर्चा है, मैक्सिमम 3.2 किलोवाट तक जाता है। और कोल के अंदर पिट हेड वाले में 3.6 किलोवाट है, 4.3 किलोवाट डोमेस्टिक फार्म में आएगा, और इंपोर्टेड फ्यूल अगर हम यूज करते हैं तो 5.7 रुपीस पर किलोवाट तक का खर्चा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिट हेड क्या होता है, डोमेस्टिक फार्म क्या होता है, इंपोर्टेड फ्यूल क्या होता है और ये सब कॉस्ट कैसे आती है और ये कैसे चीपर बैठेगा। ये मैंने आपको जो डाटा दिया है ये कॉस्टिंग थी 2019 तक की। अब हमारे पास 2023-2024 की कॉस्टिंग्स और आएंगी जिसको सीक्वेंशली नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो बात है पिट हेड की बात करते हैं। पिट हेड होता है जो कोल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। अब अगर आपका जो प्लांट है जहाँ से आप एनर्जी बना रहे हो, अगर आपका प्लांट आपके पास ही, उसे पिट हेड बोला जाता है। दैट इज़ वाई उसकी कॉस्ट आती है 3.6 रुपीज़ पर किलोवाट। सेकेंड चीज़ है डोमेस्टिक फार्म, उसकी 4.3 इसलिए आती है कि आपका जहाँ पर प्लांट लोकेटेड है उसके 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका कोल है जहाँ से आप कोल सोर्स करते हो, तो उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ के 4.3 रुपीज़ किलोवाट का आ जाता है। अब बात करते हैं इंपोर्टेड फ्यूल की। इंपोर्टेड फ्यूल क्या होता है? जो ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड कोल है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस जो एक्चुअल बिजली बनाने की कॉस्ट है वो हमें 5.7 रुपीज़ पर किलोवाट के खर्चे पे पड़ती है, जो फिर आगे कंपनी सेल आउट करती है आप लोगों को। अगर हम कोल के साथ कंपेयर करें रिन्यूएबल एनर्जी को तो हमारे को 35% चीपर एनर्जी बैठती है। और सेकंड बेनिफिट है कि ये इको फ्रेंडली भी है। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है, 2019 तक इसकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन गवर्नमेंट कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड कैपेक्स चाहिए जिसके लिए लैंड की कमी है इंडिया में अभी, तो उसकी जो प्रोसेस था वो स्लो डाउन हो गया था। 2019, 20, 21, 22 ये एक स्लो डाउन प्रोसीजर चला है, लेकिन अब वो रिवाइवल पे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ICICI GWEC के अकॉर्डिंग 15% केगर के हिसाब से हम आने वाले 4 साल में ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने भी केपेक्स होते हैं वो कंपनीज के द्वारा बिड करे जाते हैं। जितनी भी पावर कंपनीज हैं वो विंड एनर्जी के केपेक्स के लिए बिड करती है गवर्नमेंट से कि उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए। तो ज़्यादातर कंपनीज़ को हमने चुना नहीं पावर कंपनीज़ को, उसका एक मेजर कारण ये भी था कि वो रिवर्स बिडिंग करने लग जाती है। कि क्या है कि उसकी केपेक्स की कॉस्ट तो आएगी मान लो 1000 करोड़ और वो रिवर्स बिडिंग करती है कि हम 900 करोड़ में कर देंगे, 800 करोड़ में कर देंगे, जिससे क्या होता है पावर कंपनीज लॉस में चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर कदम उठाया है, रिवर्स बिडिंग गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है कि जो भी बिडिंग होगी वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही होगी और एक अच्छे प्लेयर को दिया जाए जिससे इन्वेस्टर को लॉस होना कम हो जाए। अगर आपकी कंपनी एक प्लांट को बिड कर रही है और वो उससे रिवर्स बिडिंग के अंदर ले रही है तो उसको ब्रेक इवन पे आने के अंदर ही बहुत समय लग जाएगा, जिससे कंपनी कई सालों तक लॉस में रहती है और अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने में उन्हें दिक्कत आती है। तो हम इस चीज़ को अभी भी हम डिस्काउंट करके ही चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर रिवर्स बिडिंग कर भी दी है तो मैं किसी पावर कंपनी पे नहीं आ रहा, हम आ रहे प्रॉक्सी प्लेयर पे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, कोई भी पावर कंपनी कोई भी बिडिंग करेगी तो वो सोर्स जो मटेरियल करेगी वो इस कंपनी से करेगी। तो गाइज अब हम बात करेंगे इनके क्लाइंट्स की। तो क्लाइंट्स के अंदर विंड एनर्जी के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके अंदर क्लाइंट्स आते हैं इनके वेस्टास, सीमेंस, GE रिन्यूएबल एनर्जी, सैनवियन विंड एनर्जी सॉल्यूशंस, नॉर्डेक्स, एक्सोनिया, अडानी एंड लीड विंड। जो ये गियर बॉक्सेस बनाते हैं उसके अंदर जो इनका क्लाइंटेल है, सीमेंस है, ZF है, माइनिंग है, टेरेक्स ट्रक्स है और टेरेक मटेरियल प्रोसेसिंग है। अब जो ये पंप्स बनाते हैं, रोटर पंप्स जो मैंने आपको बताया था वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल्स में लगते हैं, उसके अंदर जो इनके क्लाइंट्स है, जाइलम है, वाइलो है, ज्योति लिमिटेड है,
किर्लोस्कर है, प्लास्टिक इंजेक्शन है एंड फेरोमेटिक मैलेक्रॉन है। ये सब जो मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कराई है कंपनी के ऊपर। अब इसके पास बिजनेस कितना आने वाला है, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी आगे कैसे ग्रोथ करने वाली है। जो डाटा मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का 140 गीगावाट 148 गीगावाट हमारा विंड एनर्जी से आने वाला है, उसके अंदर ऑनशोर जो कैपेसिटी है वो 69 गीगावाट से 122 गीगावाट कवर करेगी और ऑफशोर 9 गीगावाट से 36 गीगावाट कवर करेगी आने वाले 4 सालों के अंदर। इनको टोटल विंड एनर्जी की कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो करनी है, जो लास्ट नंबर है वो 300 से 350 गीगावाट तक जाने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं 140-150 गीगावाट की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। उसके अंदर ऑनशोर के अंदर 69 टू 122 गीगावाट, ऑफशोर में 9 टू 36 गीगावाट। उसके लिए कंपनी ने फर्दर केपेक्स प्लान करे हुए हैं। 2023 से 2024 के अंदर 45,000 मिलियन टन की कैपेसिटी पे आने वाली है कंपनी। 2025 से 2026 तक 75,000 मिलियन टन के ऊपर आने वाली है। 2026 से 2027 तक ये 1 लाख टन पे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंस कर लेंगे, जिसके अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स में 20,000 करोड़ तक का केपेक्स आ सकता है कंपनी के अंदर, वो भी अदर रिसोर्स से, इंटरनल एक्वायरल से, काफी सारी चीजों से। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी की जो प्रोजेक्टेड सेल्स हैं 2023-2024 में 360 करोड़ तक आने का अनुमान है। दैट विल बी 25% ग्रोथ। 2024-2025 में कंपनी कह रही है कि हम 450 करोड़ की सेल्स कर लेंगे। दैट इज अनदर 25% ग्रोथ। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। कंपनी के मार्जिन थोड़े कम थे बिकॉज ऑफ केपेक्स लगातार कंपनी का चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने कहा है कि इस साल हम 12% मार्जिन पे चले जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एबिटा, ऑपरेटिंग मार्जिन। जो फर्दर केपेक्स आने वाले हैं कंपनी के, उस केपेक्स के दौरान भी कंपनी कह रही है हम अनदर 6% मार्जिन और इंक्रीज करेंगे। मतलब हम 12 से धीरे धीरे 18 की तरफ भी जाएंगे टिल 2027 तक, क्योंकि फर्दर केपेक्स आने हैं। 1 मिलियन टन की कैपेसिटी होने के बाद कंपनी लार्जेस्ट फास्ट लूप मॉडलिंग लाइन इन द कंट्री बन जाएगी, सबसे बड़ा OEM वेंडर बन जाएगा। ये कंपनी सबसे बड़ी कास्टिंग मेकर बन जाएगी इंडिया की फॉर विंड एनर्जीज कंपनी। तो गाइज, मुझे ये क्यों लगता है कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम की बिग प्रॉक्सी प्लेयर है, क्योंकि रिलायबिलिटी ऑन विंड एनर्जी, ग्लोबल विंड एनर्जी वाले इनके क्लाइंट्स हैं। थर्ड थिंग, इनकी जो फ्यूचर केपेक्सेस है वो इतने प्लान्ड आउट है, इतने तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये इंडिया की जरूरत पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस कंपनी का नाम है सिनर्जी ग्रीन इंडिया लिमिटेड। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थी हमारी पहली वीडियो। सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी कि आप YouTube पे आइए, अपना डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करिए। तो हमारा मोटिव यही है कि ये चीज़ें शेयर करने से आपको एक कंपनी का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है वो समझ में आए। बहुत सारे लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो एक दिमाग में स्टीरियोटाइप बना के बैठे हैं कि हमें ROE देखना है, ROCE देखना है, मार्केट कैप देखनी है, बुक वैल्यू देखनी है। अब आपको जब पता ही नहीं होगा कि वो बिजनेस चलता कैसे है, उसके एंटीथेसिस पॉइंट क्या है, उसके ग्रोथ पॉइंट्स क्या हैं, उसके अंदर दिक्कत क्या आने वाली है, फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसे जज करनी है, ये सब चीज़ें जब आप मेरे से सीखेंगे या मेरे साथ मिलकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।